गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर नंबर 3 आपके टर्म 2 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, भारत के आदिवासी। यद्यपि आज का युग विज्ञान का युग है। मतलब आज का युग हमारा कैसा है? विज्ञान का है। विज्ञान का युग है। विज्ञान ने तकनीकी की सहायता से भारत की चहुमुखी उन्नति की है। चहुमुखी मतलब चारों तरफ से योगदान दिया है। कंप्यूटर और इंटरनेट ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है, लेकिन इस चमचमाती दुनिया में आज भी वेट आप लोग एक मिनट करते हैं। स्क्रीन अपने आप ही अभी चल रही है ना स्क्रीन तो। आप एक मिनट रुकिए बेटा, है ना? वेट आवाज आ रही है अब आपको? एक बार आपके बात पूछ लो। हाँ हाँ जी। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सबको आवाज आ रही है? गिव मी अ फाइनल थम्स अप। ओके। यद्यपि आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने तकनीक की सहायता से भारत की चहुमुखी उन्नति में योगदान दिया है। क्या ये जो भारत की जो आज उन्नति हो रही है, इसमें विज्ञान ने क्या किया है? आज के समय में इस युग में जो भी उन्नति हुई है वो सारी कहाँ से हुई है? विज्ञान के माध्यम से। तो ये सारी विज्ञान ने हमें जो भी सारी टेक्निक्स है, ये सारी कहाँ से आई हमारे पास? साइंस के थ्रू, है ना? कंप्यूटर और इंटरनेट ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है,
लेकिन इस चमचमाती दुनिया में आज भी हमारे देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोग अभी भी प्रगति की दौड़ में काफी पीछे हैं। वे अभी भी प्रकृति के खुले वातावरण में पहाड़ों और जंगलों के बीच जी रहे हैं। इन्हें आदिवासी कहा जाता है। इस पाठ में उनके बारे में ही बताया गया है। इस पाठ में क्या है कि जो आदिवासी हैं उनके बारे में बताया गया है। वो क्या आज भी वो घरों में नहीं रहते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में और जो प्रकृति के बीच रहते हैं। ये मतलब हमारी तरह उनका जीवन सामान्य नहीं है, वह प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। भारत के विभिन्न अंचलों के जंगलों और पहाड़ों के बीच रहने वाले लोगों को आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। जो भारत में जो विभिन्न अंचलों मतलब जो विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? आदिवासी। जो पहाड़ों में रहते हैं और इनको या आदिवासी और जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग जो हैं ये विज्ञान के चमत्कारों से अनजान हैं। ये सब इनको जो विज्ञान ने हमारे यहाँ क्या क्या नए नए आविष्कार हुए हैं, यहाँ पे क्या टेक्निक डेवलप हुई है, इनको इनसे कुछ भी मतलब नहीं है और ना इन्हें इसकी कोई जानकारी है। समाज में आ रहे बदलाव से बेखबर अपनी ही दुनिया में रमे हैं। अपने ही देश में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, अंडमान निकोबार, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, उत्तराखंड आदि राज्यों में आदिवासी समुदाय के लोग मिलते हैं। ये जितने भी प्लेसेस के नाम हैं, इन जगह पे ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे थारू, खासी, मुंडा, असुर, बिरजिया आदि। ये सब क्या है? इनके नाम हैं। इनके जो आदिवासी लोग हैं ना, इन जनजातियों के नाम है। इनकी भाषा बोलियां भी अपनी अपनी है, मतलब इनकी हर क्षेत्र में क्या है, इनकी भाषा भी फिर अलग अलग है। झारखंड में मुंडा जनजाति के लोग आपस में मुंडारी में बातचीत करते हैं। इसी तरह झारखंड में हो, उराव, खड़िया, संथाली और असुर समुदाय के लोग क्रमशः हो, उराव, खड़िया, संथाली और असुर बोली में, मतलब ये जो जिस जनजाति के लोग हैं ना, ये उसी जनजाति के लोग जो उसी भाषा में बात करते हैं। आदिवासी समुदायों ने अपने पर्व हैं, मतलब उनके खुद के अपने त्योहार होते हैं, अपने पर्व होते हैं, अपने त्योहार हैं, उनकी अपनी प्रथाएं भी हैं। मतलब उनका रहने का तरीका, उनका सारा सिस्टम उन्हीं के हिसाब से चलता है। जो बाहरी दुनिया में जो रीति रिवाज, परंपराएं हैं, नियम कानून है, ये नहीं चलते हैं। उनके खुद के ही अपने रिवाज हैं, उनके सब नियम कानून हैं, उनकी रीतियां हैं और वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। इनके यहाँ विवाह की प्रथा भी अनोखी है, मतलब इनके यहाँ भी शादियां होती होंगी तो उसकी अलग रीति रिवाज है, रस्में हैं। किसी की डेथ होती होगी तो उसके लिए अलग होता होगा। जैसे हमारे यहाँ हर चीज के अलग अलग फंक्शन होते हैं, ऐसे इनके भी होते हैं, पर इनके अपने अलग तरीके हैं और जो बाकी की जनता है, जो हमारे बाकी साधारण लोग हैं, इनकी अलग है। आदिवासियों के सारे रीति रिवाज और नियम अलग होते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विवाह के लिए गोल गधेड़े की प्रथा प्रचलित है। छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों में विवाह प्रथा है उसका नाम क्या है? गोल गधेड़े। आइए इस प्रथा के बारे में जाने। अब मतलब वो गोल गधेड़े तो हम नाम तो हमको पता चल गया, अब वो क्या है प्रथा, ये देखो आगे। एक निश्चित तिथि पर समुदाय के विवाह योग्य नवयुवकों और नवयुवतियों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। एक बाड़ा बनाया जाता है। एकत्रित करना मतलब इकट्ठा, पहले से एक कोई दिन और तारीख वगैरह एक पहले से डिसाइड कर लेते हैं और जो शादी लायक लड़के और लड़कियां होते हैं उन सबको एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाता है। एक बाड़ा बनाया जाता है। बाड़ा मतलब एक खाली ऐसे प्लॉट टाइप की खाली जगह होती होगी, वहां सबको एक साथ इकट्ठा करा जाता है, उसको गोल घेर दिया जाता है। नवयुवतियां बाड़े के भीतर रहती हैं। भीतर मतलब अंदर। जो लड़कियां होती हैं, शादी लायक जो लड़कियां होती हैं, उनको जो बाड़ा बनाया जाता है ना, उसके अंदर रखा जाता है और नवयुवक बाड़े के बाहर रहते हैं और जो लड़के होते हैं उनको बाहर खड़ा किया जाता है और बाड़े के बीचों बीच एक खंभा गाड़कर उस पर नारियल टांग दिया जाता है। और वो जो बाड़ा बनाते हैं ना, जिसके अंदर गर्ल्स को खड़ा करते हैं,
वहां पे बीचों बीच एक खंभा गड़ा दिया जाता है, मतलब एक बड़ी सी लकड़ी लगा दी जाती है और उस पर एक नारियल टांग दिया जाता है और उसके ऊपर क्या करते हैं, एक नारियल भी टांग देते हैं। उसके बाद संकेत मिलने पर नवयुवकों को बाड़े में घुसकर खंभे पर चढ़कर नारियल को तोड़कर लाना होता है और उसके बाद फिर एक उनको सिग्नल दिया जाता है। उसके बाद लड़के उधर से आके एक एक करके उनको बाड़े में घुसकर खंभे पे चढ़ना पड़ता है। खंभा जो बीच में गड़ाते हैं ना, उस पर नारियल बंधा रहता है, उस पर चढ़ के वो नारियल तोड़कर लाना होता है। यह काम सुनने में भले ही आसान लगे पर करने में बड़ा कठिन होता है। बाड़े के भीतर युवतियां नारियल तोड़ने वाले युवकों को तरह तरह से प्रताड़ित करती हैं। प्रताड़ित करती हैं मतलब उनको परेशान करती हैं, मतलब जिससे उनको वो जिससे उस पर आसानी से नहीं चढ़ पाए उस खंभे पे और वहां से नारियल तोड़ के नहीं ला पाए, तो वो जो अंदर गर्ल्स होती है ना, वो उनको परेशान करती है, मतलब चढ़ने नहीं देती है। जो नवयुवक नारियल तोड़कर लाने में सफल हो जाता है उसे मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार मिल जाता है। मतलब ये पूरी प्रथा क्या है, छत्तीसगढ़ में जो गोल गधेड़ विवाह की प्रथा है, जो भी शादी लायक लड़के और लड़कियां होती हैं सबको एक जगह पे फिक्स डेट फिक्स करते हैं, उसमें उनको सबको वहां खड़ा बुलाते हैं, इकट्ठा किया जाता है, फिर एक बाड़ा बनाते हैं, उस बाड़े के अंदर सारी लड़कियों को खड़ा करते हैं। वो जो सारे लड़के होते हैं वो बाड़े के बाहर खड़े रहते हैं, उस बाड़े के बीचों बीच एक खंभा गाड़ते हैं, उस खंभे पे एक नारियल टांगते हैं और फिर उनको एक सिग्नल दिया जाता है जिससे वो लड़के अंदर आते हैं, एक एक करके उस बांस उस पे खंभे पे चढ़ के वो नारियल तोड़कर लाने की कोशिश करते हैं और लड़कियां उनको परेशान करती हैं, चढ़ने नहीं दिया जाता। एक गेम के जैसा होता होगा, है ना। और जो भी लड़के वो नारियल तोड़ के ले आते हैं फिर उनको अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार मिल जाता है और जो भी ऐसा कर लेता है तो फिर वह अपने पसंद से शादी कर सकता है। दरअसल इस प्रथा द्वारा शादी के इच्छुक जवानों की शारीरिक क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति को जांचा परखा जाता है। मतलब ये जो सब किया जाता है इससे उनकी फिजिकल फिटनेस का पता चलता है कि मतलब ये लोग, और इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब इनकी इच्छा शक्ति जो होती है ना, विल पावर, उसको भी चेक किया जाता है ये कि ये कर सकते हैं या नहीं। इसी प्रकार झारखंड के असुर समुदाय में एक प्रथा प्रचलित है, इसमें विवाह योग्य युवती की, जो अभी हमने पहले पढ़ी वो कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की जो विवाह प्रथा है वह वो है, कौन सी है, गोल गधेड़े। अब ये जो बता रहे हैं ये कौन सी है, झारखंड के असुर समुदाय की। यहाँ पे दूसरी प्रथा प्रचलित है, इसमें विवाह योग्य जो युवती होती हैं, मतलब जो गर्ल्स होती हैं शादी लायक, उनकी घर बनाने की कला को परखा जाता है। मतलब वो घर बनाती हैं। असुरों के घर पिरामिड नुमा होते हैं, इन्हें जंगली पत्तों से बनाया जाता है। असुर लड़कियां ऐसे घर बनाने में कुशल होती हैं। इस प्रकार के घरों की यह विशेषता होती है कि भयंकर वर्षा में भी इनके अंदर पानी नहीं टपकता। यदि किसी लड़की के द्वारा बनाए घर में एक बूंद पानी भी टपक जाता है तो यह उसकी अक्षमता का, मतलब उसकी कैपेबिलिटी उससे पता चलती है कि वो कैपेबल है या नहीं है, का परिचायक माना जाता है। क्या है, तो झारखंड में जो शादियां होती हैं असुर समुदाय में, उसमें जो भी शादी लायक लड़कियां होती हैं उसको क्या, जो असुरों के घर होते हैं पिरामिड नुमा, आपने कभी देखे हो, नीचे से चौड़े चौड़े ऊपर से ऐसे टाकरी टाइप के बनते जाते हैं, इस टाइप के घर होते हैं। तो ये लड़कियां क्या है, इनको हमेशा मतलब बचपन से ही बनाना सिखाते होंगे और ये लड़कियां इसमें बहुत ट्रेंड होती हैं। तो और इनकी एक विशेषता, मतलब इन मकान की जो ये जो घर बनाते हैं ना इनके घर, इनकी क्या क्वालिटी होती है कि कितनी भी तेज बारिश आती है उस जो ये लड़कियां घर बनाती हैं उसके अंदर पानी नहीं आता है। और अगर किसी लड़की ने घर बनाया और उसमें पानी अंदर टपक जाता है तो उसकी अक्षमता का परिचय, अक्षमता मतलब क्या होता है कि वह ऐसा काम करने में सक्षम नहीं है, वह घर बनाने के लिए कैपेबल नहीं है। आदिवासी समुदाय में विवाह हो या अंतिम संस्कार अपनी अलग परंपरा है। मतलब आदिवासी समुदाय में चाहे शादियां हो चाहे अंतिम संस्कार हो, इनकी अपनी ही परंपराएं हैं। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति में किसी की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु स्थल से दरवाजे तक
भेड़ की ऊन या उससे बुना हुआ वस्त्र फैला दिया जाता है। मतलब जो आदिवासी समुदाय है उत्तराखंड में भोटिया जनजाति रहती है, तो वहां पे क्या परंपरा है, जब किसी की मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु स्थल से दरवाजे तक, मतलब जहां उस व्यक्ति की मृत्यु होती है वहां से दरवाजे तक क्या करते हैं, भेड़ की ऊन या उससे बना हुआ कोई ऊनी वस्त्र फैला दिया जाता है। उनकी ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से मृतक की आत्मा पुनः उसी घर में वापस आ जाती है। मतलब क्या है कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, मतलब जब किसी की मृत्यु होती है तो वहां से दरवाजे तक या तो भेड़ की ऊन या उससे बना हुआ कोई कपड़ा वहां पे फैला दिया जाता है। और ऐसा करने से मतलब ये सब करने के पीछे उनकी जो उनका मानना क्या है, रीजन क्या है, ये है कि वो क्या सोचते हैं कि जो ये व्यक्ति मर चुका है ये दोबारा इन्हीं के घर में वापस आ जाएगा, मतलब दोबारा उन्हीं के घर में आ जाएगा, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। आदिवासी लोग प्रकृति के बीच रहते हैं, ये प्रकृति की उपासना पूजा करते हैं। वे सिंह बोंगा की पूजा करते हैं। सिंह बोंगा मतलब सूर्य, सिंह बोंगा की उपासना करते हैं। आदिवासी लोग जो है नेचर के बहुत ही करीब रहते हैं और ये उसी की पूजा करते हैं, जैसे पेड़ों की, नदियों की, चांद सूरज, इन सब की पूजा करते हैं। ये उपयोगिता के आधार पर पहाड़ों, नदियों आदि की भी पूजा करते हैं। इनके त्योहार भी प्रकृति पर हैं, मतलब प्रकृति के हिसाब से ही इनके त्योहार चलते हैं। झारखंड के आदिवासी कर्मा, माघे पर्व, हेरो पर्व, वाह पर्व, कहाँ के बता रहे हैं ये त्योहार, झारखंड के आदिवासी कर्मा, माघे पर्व, हेरो पर्व, वाह पर्व। और उत्तराखंड के लोग दशहरा, माघ, गुड़िया और बजहर पर्व मनाते हैं। ये जो यहाँ फेस्टिवल्स के नाम लिखे हुए ना, ये सारे किसके हैं, आदिवासियों के। जो पहले वो लिखे है ना, कर्मा, माघे पर्व, हेरो पर्व, वाह पर्व, ये कहाँ के हैं, झारखंड के। और उत्तराखंड के कौन से हैं, दशहरा, अभी हाल ही में गया दशहरा, तो ये उत्तराखंड की जनजाति ने भी मनाया होगा। माघ, गुड़िया और बजहर पर्व ये लोग मनाते हैं। प्रकृति के बीच रहकर संघर्ष करते हुए आदिवासियों ने लोक कलाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झारखंड में छऊ नृत्य प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है। झारखंड में जो आदिवासियों का फोक डांस कौन सा है, छऊ नृत्य। याद रखना, ये है ना, क्वेश्चन भी आता है कि झारखंड का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है यहाँ पे, छऊ नृत्य प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर नर्तक समूह नृत्य करते हैं। नर्तकों के मुंह पर मुखौटा लगे होते हैं, मतलब इसमें क्या है, पौराणिक कथाओं के अनुसार, कथाओं को आधार बना के, मतलब आपने देखेंगे मुखौटा मतलब वो मास्क, किसी के में ड्रॉ किए जाते, पेंटिंग वेंटिंग बनाई जाती है, वो मास्क पहन के वो लोग डांस करते हैं। आदिवासी पेंटिंग कला भी प्रमुख स्थान बना चुकी है। आदिवासियों की जो पेंटिंग होती है ना, वो भी अब अपना स्थान बना चुकी हैं। मजेदार बात यह है कि इन कलाकृतियों में भरे जाने वाले रंग मुख्य रूप से मिट्टी से ही बनाए जाते हैं। मतलब इन जो पेंटिंग्स में जो कलर्स भरते हैं ना, वो ज्यादातर किससे बनते हैं, मिट्टी से ही, मिट्टी के ही बने होते हैं। और आदिवासी जो है वो अपना जीवन यापन, अब जीवन यापन कैसे करते हैं, हमको मतलब जीवन बिताने के लिए, जीने के लिए बहुत से साधनों की जरूरत पड़ती है, तो आदिवासी अपने जीवन यापन भी प्राकृतिक साधनों से करते हैं। प्राकृतिक साधन क्या होंगे, खेती, पशुपालन, लकड़ी काटना, रस्सी बुनना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय हैं। जो आदिवासी है ना, ये ज्यादातर क्या करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, लकड़ी काटते हैं, रस्सी बनाते हैं, ये क्या है, इनके मुख्य व्यवसाय है ना। व्यवसाय से मतलब इनके जो मुख्य रूप से काम धंधे हैं इनके यही हैं। असुरों की लोहा गलाने की कला तो प्राचीन काल से चली आ रही है। असुर लोग क्या करते हैं, लोहा गलाते हैं, लोहा भी गलाते हैं जो आदिवासी होते हैं। अब सरकारी प्रयासों से मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, कुटीर उद्योगों से संबंधित योजनाओं में भी इन्हें शामिल किया जा रहा है। मतलब अब गवर्नमेंट भी इनके लिए काम कर रही है,
तो अभी देखो ये पहले तो ये समाज से थोड़े से अलग रहते हैं, है ना। इन एजुकेशन भी नहीं है इनके पास, शिक्षा का बहुत अभाव है, और किसी भी काम में मतलब इनको ये परफेक्ट नहीं होंगे ना जो काम करने के लिए, तो सरकार इनके लिए धीरे धीरे प्रयास कर रही है। और इनको काम भी सिखाना, मतलब कोई भी स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट इनको ट्रेनिंग भी देने लग गई है, इनको सिखाने लग गई है। एजुकेशन के लिए भी इनको आगे लाया जा रहा है, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब ऐसे अचानक तो नहीं वो आएंगे, तो धीरे 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 निरंतर उनके उद्धार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, उनको मधुमक्खी पालन सिखा रही है, उनको मुर्गी पालन सिखा रही है, और कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे छोटे, जो मतलब छोटे लेवल से शुरू किए जा सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, या कम इन्वेस्टमेंट में, और ट्रेनिंग वगैरह ये सब भी गवर्नमेंट उनके लिए कर रही है। संबंधित कुटीर उद्योग से संबंधित योजनाओं में अगर शामिल किया जा रहा है, मतलब इनको पहले ट्रेन किया जा रहा है, फिर लोन फैसिलिटी दी जा रही है, और फिर इनका काम धंधा भी शुरू कराया जा रहा है। इनके जीवन स्तर में सुधार लाना आवश्यक है, ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, इनको भी मुख्य समाज से जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमारा पूरा देश एक साथ विकास करेगा। अगर ये पीछे रह जाएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सब आगे हैं, हम सब डेवलप हैं, है ना। तो इन सबको भी जोड़ा जा रहा है साथ में। ये लोग तरह तरह के अंधविश्वासों एवं बुराइयों से घिरे हुए हैं, मतलब सबसे बड़ी जो इनके साथ समस्या है वो एक एजुकेशन की है। बिना एजुकेशन के ये क्या है, अंधविश्वास है, इनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, सही गलत में इतनी जल्दी फर्क मालूम नहीं कर पाते हैं, और बहुत सी बुराइयों में घिरे हुए हैं। शिक्षा का प्रसार करने से इन्हें ज्ञान का प्रकाश मिल सकेगा, मतलब इनको अगर हम शिक्षा का प्रसार मतलब इनको शिक्षा दी जाएगी तो इन्हें ज्ञान का प्रकाश मिल सकेगा। सरकार इनके उत्थान के लिए बहुत प्रयास कर रही है, सरकार भी इनके उत्थान के लिए, मतलब इनको भी ऊपर उठाने के लिए, इनके भलाई के लिए सरकार भी क्या कर रही है, बहुत से प्रयास कर रही है। इन्हें नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है, मतलब अब जो आदिवासियों के लिए भी सीट्स रिजर्व की जाने लग गई है, उनको भी आरक्षण दिया जाने लग गया है। अब इनमें से बहुत से लोग सरकार में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। आदिवासियों के लिए सरकार इतना कुछ कर रही है ना, तो अब इनमें से भी कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट के जो ऊंचे पद होते हैं, उच्च पद होते हैं, उन पर कार्य कर रही है, और सब अपने एजुकेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपना जीवन स्तर सुधार रहे हैं। आपको चैप्टर आया समझ में? आया? आप लोगों को चैप्टर समझ में आया? यस यस मैम, चैप्टर समझ में आ गया। आ गया? और कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया, कोई मीनिंग पूछना हो तो भी आप पूछ लीजिए। नो मैम, नो डाउट। और किसी को? मैम यस मैम मुझे वो जो आदिवासी का क्या बोलते उसे, वो आदिवासी आपने भी बताया था ना, वो आदिवासी का मतलब वो कुछ कर रहे कि जिनसे वो आगे बढ़े। मतलब गवर्नमेंट अब उनके लिए क्या है, गवर्नमेंट उनको बहुत सारी स्कीम्स चला रही है जिससे वो पढ़ाई में भी आगे आ सकें, कुछ है ना स्किल्स उनके डेवलप हो सके, कुछ काम सीख सकें, जिससे वो अच्छा काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और वो भी समाज से जुड़ सकेंगे। ओके मैम, समझ में आ गया चैप्टर। सबको आया बेटा समझ में? जी मैम। और किसी को भी डाउट हो तो बोलो आप। नो मैम, नो डाउट। अब नेक्स्ट चैप्टर के भी आप हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट कीजिए और आप अपनी रफ कॉपी में राइट कीजिए, ठीक है?
ओके मैम। गुड डे।